चल चल, मैं जो जो पूछूंगा तूने बताते जाना मुझे। जाकर ये मेरे ने बड़ा याद करें, कल हमने चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना शुरू किया था। जब चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना शुरू किया था तो मेरे बच्चे उसमें हमने सबसे पहले मेमोरेंडम के बारे में डिस्कस किया। मेमोरेंडम की कुछ क्लॉजेस थी। अब ये जो क्लॉजेस हैं, आज जो हमारा सिलसिला शुरू होना है मेरे बच्चे, उसके अंदर हमने इसको डिस्कस करना शुरू करना है कि इसमें से कौन सी ऐसी क्लॉज है जो चेंज हो सकती है और कौन सी ऐसी क्लॉज है जो चेंज नहीं हो सकती। इस तरह की बातें हमने डिस्कस करनी है। क्लॉजेस को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इसमें अंदर, बाकी खाली क्लॉजेस ही नहीं, बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ले बेटा, याद रखना कि नेम क्लॉज चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज चेंज हो सकती है, हो सकती है। लाइबिलिटी क्लॉज हो सकती है, हमारे सिलेबस में नहीं है। अंडरटेकिंग क्लॉज चेंज ही नहीं हो सकती। ऑथराइज कैपिटल चेंज हो सकती है, ये जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं हो सकती। यानी कि 4 क्लॉजेस हैं टोटल, जो यहाँ पे मेरे बच्चे हमने उसको चेंज करने का तरीकाकार सीखना है। एक कौन सी, नेम क्लॉज, ये भी चेंज होगी। क्लॉज क्लॉज, हम नेम की बात नहीं कर रहे, ये भी ध्यान रखना है। बात का नेम जब चेंज हो रहा होगा तो क्लॉज भी चेंज हो रही होगी, पक्की बात है। लेकिन मैंने आपको कल एक निशानी बताई थी, नेम क्लॉज और नेम, इन दोनों में फर्क रखना। रजिस्टर्ड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इन दोनों में फर्क याद रखना। तो नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज होगी मेरे बच्चे, बिल्कुल चेंज होगी। हमने कहा कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज चेंज होगी, हमने कहा कि हाँ बिल्कुल वो भी चेंज होगी। ऑथराइज कैपिटल क्लॉज चेंज होगी, बिल्कुल मेरे बच्चे वो भी चेंज होगी। याद रखना मेरे बच्चे, इनमें से जो दो मामला हैं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज और ऑथराइज कैपिटल क्लॉज, जब हम इसको चेंज करेंगे, जस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी, ताकि आपको याद रहे मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे यही पंगा है कि किससे जाके हम पूछेंगे, किससे नहीं पूछेंगे। तो इन दोनों की क्लॉजेस को चेंज करना ये घर का मामला है। हम जब चाहें इसको चेंज करके क्या करेंगे, जाकर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने के 30 डेज के अंदर। उसके बाद मेरे बच्चे, अगर हम नेम क्लॉज या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज कर रहे होंगे, इन दोनों को चेंज करने का अपना अपना तरीकाकार है। नाम को चेंज करने के लिए हम छोटू मतलब रजिस्ट्रार जो है उससे जाके इजाजत लेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करना है तो बड़ा काम है। उसके लिए मेरे बच्चे हम किसके पास जाएंगे, हम एसएससीपी के पास जाएंगे, ये याद रखना है। यानी कि दो चीजों के लिए परमिशन चाहिए। उसमें एक नेम क्लॉज के लिए हमने, जाहिर बात है इतना बड़ा मामला नहीं, छोटा मामला, नाम चेंज करना भैया, रजिस्ट्रार से जाके इजाजत ले लेंगे। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करना ये बड़ा काम है, और बड़े काम के लिए हमें बड़े बंदे के पास जाना पड़ेगा, एससीसीपी के पास। करनी स्पेशल रेजोल्यूशन है, 2 पॉइंट तो इसी पे है ना कि जाना किसके पास है। इसलिए मेरे बच्चे इस चीज को लाजमी याद रखिएगा, ये ना हो कि नाम चेंज कर रहे हो एससीसीपी के पास बैठे, या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज कर रहे हो तो रजिस्ट्रार के पास बैठे, ये काम खराब हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, दो की किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। दो की परमिशन लेनी है, लेकिन एक ही रजिस्ट्रार से, एक ही एससीसीपी से। जो नाम है रजिस्ट्रार एससीसीपी के लिए, किसके लिए जाएंगे एससीसीपी के पास, रजिस्टर ऑफिस के लिए। ये बताने का ये मकसद है मेरे बच्चे, बड़ी सारी यही कंफ्यूजन रहती है भाई, हम यहाँ पे करेंगे क्या, किससे जाके इजाजत लेनी, बस इकट्ठा रखो, दो ही चीजों के लिए जाना है। बाकी क्लॉज चेंज होती नहीं, 4 होती है, दो में किसी से पूछने को नहीं, वो तो रॉलिंग हो गया, वो तो स्पेशल रेजोल्यूशन है, चेंज कर लो। लेकिन मेरे से दो में होगा, वो हमने डिस्कस कर लिया वैसे ही, ताकि आगे भी आपको ध्यान रहे। ये बेटा, ये कल क्लॉजेस का हमने वैसे जिक्र कर लिया था, सारी पढ़ ली थी अगर आपको याद है। लेकिन आज नेम ऑफ कंपनी देखो, नेम क्लॉज की बात नहीं हो रही, अगरचे नेम क्लॉज में लिखा होता है, लेकिन हम कंपनी के नाम से रिलेटेड बाकी बातें आज हम डिस्कस करेंगे, जो भी जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सबसे पहले मेरे बच्चे, नेम ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें, कहता है कुछ नाम है जो प्रोहिबिटेड है। ये पूछेगा मेरे बच्चे ऐसे लिस्ट, वो नाम बताओ, या पूछ लेगा इनमें से कौन से नाम प्रोहिबिटेड है, कौन से नहीं है। कुछ ऐसे नाम है जो रख ही नहीं सकते आप, नाम रखते हुए एहतियात करना, ये नाम, इन नामों के साथ कभी भी किसी कंपनी को रजिस्टर करने की इजाजत नहीं है। एक तो मेरे बच्चे एक लिस्ट दे रखी है एससीसी पे अपनी वेबसाइट के ऊपर, नाम, कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशन नोटिफाई किए हुए हैं एससीसी पे अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो जब आप नाम रख रहे हो, वो वर्ड्स और एक्सप्रेशन आपके नाम का हिस्सा नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो कि जैसे बोर्ड का लफज है, बैंक का लफज है, चार्टर्ड का लफज है, एक्सचेंज ब्यूरो का लफज है, ये इस तरह के मेरे बच्चे, ये नाम आपको मना है, ये नाम यहाँ पे रखें। उसके बाद अगर कोई नाम डिसेप्टिव हो, धोखा दे रहा हो, यानी कि नाम कुछ और हो और काम कुछ और, ऐसे भी हो सकता है कि नाम के साथ टेक्सटाइल लिखा हुआ, काम आप फ्लोर का कर रहे हो, ये भी हो सकता है। या बात का हम नाम के साथ धोखा इसलिए भी दे रहे होते हैं कि हम किसी उसको ना थोड़ा सा नथी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे मान लो हम कोई टेक्सटाइल वो बनाते हैं या कोई कारोबार वर्कशॉप खोलते हैं और उसमें लिखते हैं यूएनओ है, या यूएन, या कोई यूनिसेफ, या कुछ उदाहरण, पहले उन बड़े इदारों का नाम लिखकर, मान लो कि जिस पे लोगों का भरोसा है, उसका नाम लिखकर फिर आगे उस कंपनी का नाम लिख लेते हैं आगे, यूएनओ टेक्सटाइल लिमिटेड। तो
भाई कहता है कि धोखा दे रहे हो, है लोगों को, अगर पता ये यूएनओ की या उससे इसकी कोई ताल्लुक है उससे, है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे बच्चे धोखा, काम के लिहाज से भी और एक ताल्लुक के लिहाज से भी धोखा ना दे रहे हो। उसके बाद बेटा नाम ऐसा ना हो जिससे लोगों के मजहबी इसको ना मेरा ख्याल है कि यहाँ से देखते जाते ताकि आपको समझ आ जाए। एक तो वो वर्ड्स और एक्सप्रेशन मेरे बच्चे याद रखने जो एससीसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर नोटिफाई किए हो। उसके बाद हमने डिस्कस करना कि कोई नाम जो ऑलरेडी कंपनी ने रखा हो उससे आइडेंटिकल हो या मिलता जुलता हो, या उससे कोई थोड़ा बहुत भी होता है ना कि बात का तो होता है कि बिल्कुल हूबहू, वो तो अलाउ नहीं, मिलता जुलता भी रखने की इजाजत नहीं है। इसी तरह मेरे बच्चे ये ना हो कि होता है ना कि बात का यूनिलीवर है, आप यूनिलीवर रख लो आगे साथ एक ऐसा लगा दो बस, है यूनिलीवर लेवल नहीं हो गया भैया, है तो भैया ऐसा रखने की इजाजत नहीं है। इसी तरह जो इनअप्रोप्रिएट नाम है टॉप फ्रॉड प्राइवेट लिमिटेड, लेवल नहीं हो गया यार, कोई मुनासिब भी नाम रख लो, है कत्लो गारत प्राइवेट लिमिटेड, वैसे ही समझा रहा हूँ आपको, कह बंदे बनाओ यार, ये नाम होता है। इसी तरह जो अनडिजायरेबल, इसी तरह मिलता जुलता होगा, है मेरे बच्चे। इसी तरह डिसेप्टिव जो होगा वो हमने डिस्कस कर लिया। डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी, यानी कि जिससे लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हो, जैसे मैंने आपको ये बता रहा था कि ये एक कंपनी ने जेन्युइन नाम रखा, उसके ऊपर केस हुआ और उसको नाम वापस लेना, लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए, हैं अल्लाह माफ करे। वैसे ही मैं कह रहा हूँ हॉली प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड, भाई ये क्यों रखे होंगे भाई इस तरह का नाम, है क्योंकि कंपनी खुद एक इंसान होती है, आप उसको इस तरह का नाम कैसे दे सकते हो। तो इस तरह के नाम जैसे लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हो, ये माफ अल्लाह माफ करे, सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ले बेटा जैसा ये मेरे बच्चे जो रिजेंबलिंग की हमने एग्जांपल ली थी कि मिलते जुलते नाम बतेरे, जैसे स्टारबक्स का स्टारबक्स था, है ये मिलता जुलता था, उसी उसी तरह का है, लोगो भी उसी तरह का मिलता जुलता थोड़ा सा बना लिया। इसी तरह सरदार बख्श है, ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही था स्टारबक्स वालों के साथ। खैर तो ये मेरे बच्चे ये लिस्ट आपने याद करनी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। तो ये क्योंकि बड़ा अरसा हो गया इसको पूछा नहीं उसने, पता नहीं ये चीजें अहम है वो क्यों नहीं पूछ रहा, लेकिन इसका मतलब बारी आई हुई है इसकी, तो पूछेगा मेरे बच्चे। तो प्रोहिबिटेड नेम्स कौन से हैं? उसके बाद मेरे बच्चे कहता है कुछ ऐसे नाम भी हैं जो रख सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एसएससीपी की प्योर अप्रूवल चाहिए। अब ध्यान रखना पेपर के अंदर, प्रोहिबिटेड नेम पूछ रहे तो पिछली लिस्ट देनी है आपने। अगर वो आपसे पूछ रहे वो नाम बताएं जिसके लिए एसएससीपी की प्योर अप्रूवल रख सकते हो, सिर्फ एसएससीपी की इजाजत से, तो फिर मेरे बच्चे ये लिस्ट आपने याद रखनी कि वो नाम जो किसी तरह की पैट्रोनेज शो कर रहे हो हेड ऑफ स्टेट के साथ, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तानी हो चाहे फॉरेन हो, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए भी आपको एसएससीपी की इजाजत लेनी पड़ेगी। या आपका नाम कनेक्शन शो कर रहा हो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट चाहे पाकिस्तानी हो चाहे फॉरेन हो, है चले फिलहाल तो गवर्नमेंट इसकी बात, अभी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा है, कहता है कि गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन शो करा हो, या गवर्नमेंट की अथॉरिटी, गवर्नमेंट चाहे कहता है कि फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, या कहता है कि गवर्नमेंट की बनाई हुई कॉर्पोरेशन, यानी कि गवर्नमेंट खुद या उसकी अथॉरिटी या उसकी बनाई हुई कंपनीज के साथ अगर किसी तरह का कोई कनेक्शन शो हो रहा हो, लग रहा हो नाम यूज कर रहे हो, लिंक शो कर रहे हो। इसी तरह मेरे बच्चे अगर आप कनेक्शन शो कर रहे हो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, है उस ऐसा नाम भी ममनू है, जिसका अभी हम एग्जांपल ले रहे थे पीछे वैसे। इसी तरह मेरे बच्चे अगर आप मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी बनाने जा रहे हो, उसका नाम हमेशा एसएससीपी से पूछ के रखना है। तो ये वो नाम है जिसके लिए आपने क्या करना है, आपने एसएससीपी की प्योर अप्रूवल ले लेनी। बड़ी सादी सी बात है मेरे बच्चे, अगर आपका नाम कनेक्शन शो करो हेड ऑफ स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की बनाई हुई कॉर्पोरेशन के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, या मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी बनाने जा रहे हो, या वो एसोसिएशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, मकसद भी और उसका नाम भी एसएससीपी की इजाजत से। याद है ना 4 कंडीशन थे उसकी, एसएससीबी के सामने जाके वो पूरी करने का वादा करते थे, फिर हमें लाइसेंस मिलता था। तो साथ एसएससीबी का नाम भी मेरे बेटे मुझसे इजाजत लेके रखना, तो उसका नाम भी किससे पूछ के रख रहे होंगे, एसएससीबी से। ले बेटा उसके बाद आ गया डिसीजन ऑफ कमीशन। जाहिर बात है अगर रजिस्ट्रार किसी कोई नाम रखे और रजिस्ट्रार आपको उसे मना करते नाम रखने से, तो मोस्टली हम लेके जाते हैं एसएससीबी के पास, तो एसएससीबी का उस पर फैसला क्या होता है, वो फाइनल होता है। या ये जहाँ पे अप्रूवल चाहिए, अगर अप्रूवल दे दी उसने ठीक ना दी, तो मेरे बच्चे को फाइनल फैसला, आप ये नहीं कह सकते कहीं और जाके। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। बेटा हुआ क्या कि बात का हम नाम सोचते हैं किसी कंपनी का, देखो जब हमने प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था, उसका सबसे पहला स्टेप था कि नाम को नाम रखना और उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, ये सबसे पहला काम था। हमने नाम रख लिया, मान लो कि कोई आई कैब लिमिटेड हमने नाम रख लिया, हम ये इस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं। अब मेरे बच्चे हम इसकी क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी कंफर्म करेंगे रजिस्ट्रार से। अवेलेबिलिटी कंफर्म की, ये अवेलेबल है अभी हमारे लिए, हमने इसको अवेलेबिलिटी कंफर्म होगी। रजिस्ट्रार ने कहा कि सर किसी कंपनी का नाम नहीं अभी रख सकते हो। हमने जब नाम कंफर्म हुआ उसके बाद हम क्या करना शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू करते हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने शुरू कर दिए। जब नाम कंफर्म होगा तो डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे ना मेरे, मेमोरेंडम आर्टिकल और डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस वगैरह। हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स बना के रजिस्ट्रार को फाइल कर दिए। ये प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही बता रहा हूँ अभी मैं आपको साथ, है सबसे पहले नाम और उसकी अवेलेबिलिटी हमने कंफर्म कर लिया आई कैब लिमिटेड।
उसके बाद हमने जब कंफर्म हो गया, अब डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, ये सारे तैयार किए। ये तैयार करके हमने क्या करते थे, रजिस्ट्रार को फाइल कर देते थे। जब रजिस्ट्रार को फाइल किए थे सारे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रार ने कहा कि सर ये नाम तो आप रख ही नहीं सकते, पहले भी कंपनी बनी है। हमने कहा कि सर ये 2 डेढ़ महीना पहले हमने आपसे पूछा था, उस वक्त तो आपने कहा था अवेलेबल है। कहता उस वक्त अवेलेबल था, बाद में आगे कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी, मैं मना थोड़ी कर सकता था। ये बड़ा काम खराब हो गया सर। कहता कि अब, कहता क्योंकि और नाम रखो, ये तो नहीं रख सकते आप। हमने कहा कि चलें सर बताएं कि सीएफई लिमिटेड नाम रख लेते हैं, कि ये नाम है कोई। उसने कहा कि नहीं। कहता सर अब हम जाएंगे फिर डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे इसके नाम पे। तो सर ये ना हो कि डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लेकर आए तो फिर ये कोई नाम रख ले। कहता इसका मैं कोई गारंटी तो नहीं दे सकता। हाँ, एक तरीकाकार है, आप ऐसा कर लो, नाम को क्या कर लो, रिजर्व करवा लो, अपने लिए रिजर्व करवा लो। कहता सर उसका क्या तरीका कर, कहता कि आप एप्लीकेशन जमा करवा दो कि सीएफई लिमिटेड ये हमारा नाम है, ये हम रखने जा रहे हैं, ये कोई और कंपनी ना रखे, ये हमारे लिए रिजर्व कर दे। तो कहता कि मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, इसको रिजर्व कर दूंगा, लेकिन याद रखना एप्लीकेशन देने के बाद जब ये नाम रिजर्व होगा 60 दिनों के लिए होगा, 60 दिनों में इसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो और लाके कंपनी रजिस्टर करवा लो। अगर 7 दिन गुजर गए तो उसके बाद भी मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये ध्यान रखना पेपर के अंदर कि किसी कंपनी का ऑलरेडी नाम किसी ने रजिस्टर करवा रखा है और आप भी वही नाम लेकर जा रहे हो, और उसने जो रजिस्टर करवाया, रिजर्व कराया हुआ है, वो तारीख दे देगा उस कंपनी ने, फलानी तारीख को रिजर्व कराया हुआ नाम। उसके बाद आप जब जा रहे हो देखना कि 7 दिन गुजर गए हैं या अभी रहते हैं। अगर वो 7 दिन अभी रहते हैं और आप लेकर जा रहे हो, आपके नाम पे रजिस्टर नहीं होगी। लेकिन अगर उसके नाम रिजर्व किए हुए 7 दिन गुजर गए हैं, अब आपके नाम पे वो कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है, अगर आप डॉक्यूमेंट पहले लेकर पहुंच गए। क्या रखोगे मेरे बच्चों, ये सिनेरियो थोड़ा सा इस तरह का सोचा करो कि क्या सिनेरियो बना सकता है। तो रिजर्व होगा नाम मेरे बच्चे। अगर रिजर्व ना करा हो एसएससीबी तो आप सॉरी रजिस्ट्रार, तो एसएससीबी को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर एसएससीबी का हर जगह पे फैसला क्या होता है, फाइनल। तो बेटा अब एक चीज का ध्यान रखना, एक यहां पे हमने पढ़नी है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम और एक पढ़ना है चेंज ऑफ नेम। मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे इन दोनों में बहुत फर्क होता है, रेक्टिफिकेशन और चेंज ऑफ नेम। नाम में गलती हो, गलती को सुधारना रेक्टिफिकेशन होता है। नाम में कोई गलती ना हो, सब कुछ सही है, हम कोई और नाम रखना चाह रहे हैं किसी बेहतरी के लिए, हमारा कोई और ऑब्जेक्टिव है, हम इंटरनेशनल जाना चाह रहे हैं, या हम किसी बिजनेस में कुछ और किसी तरह का कोई बीच में कोई कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, कुछ भी है, हम कोई नाम में जिद्दत पैदा करना चाह रहे हैं, कोई गलती नहीं उसके अंदर, सही है। जब हम किसी मकसद तरीके से नाम चेंज कर रहे हो वो चेंज ऑफ नेम कहलाता है। जब उसमें गलती हुई हो तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम होती है। क्योंकि इन दोनों को चेंज करने का तरीकाकार बहुत फर्क है। अगर उसने पेपर में रेक्टिफिकेशन पूछ लिया तो भैया ये ना हो कि आप वहां पे नेम चेंज करने का सारा प्रोसेस जोड़ दो, सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम हो रही हो तो वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए होती है, दुरुस्तगी नाम गलत लिखा गया, वो नाम रख ली जो प्रोहिबिटेड थे या जिसके एसएससीबी की इजाजत नहीं दी, कोई इस तरह का मामला हो गया। तो मेरे आप जो नाम रख लिया आपने, आप उसको नाम को सही करो, उसको चेंज करो। है तो यहां पे भी लफ्ज चेंज ही है, लेकिन गलती हुई थी, गलती सुधारनी है और हर सूरत सुधारनी है। इसमें ये नहीं कहेंगे पहले जरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना, चपेड़े पड़ेंगे वहां पे। क्या मैं बताऊं, स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास ना हुई तो फिर चेंज नहीं करोगे, करना ही करना। गलती हुई है तो इसको क्या करो, नाम को सही करो। तो रेक्टिफिकेशन में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होती। कहता है कि रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, कहता है अगर नाम गलत हो जाए और कंपनी को खुद को महसूस हो गया हो कि हमारा नाम गलत हो गया, तो कंपनी अप्लाई करेगी रजिस्ट्रार को, सर नाम सही कर दो, नाम में गलती होगी। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसका नाम सही करके उनको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम इशू कर देगा। है ये भी ऑन चेंज ऑफ नेम, बदला तो नाम तो चेंज हुआ ही है ना, लेकिन गलती सुधारी है, ये याद रखना मेरे बच्चे। लेकिन अब बात का रजिस्ट्रार को खुद पता चल जाता है कि भाई फलानी कंपनी का नाम गलत है, तो रजिस्ट्रार फिर क्या करेगा, डायरेक्शन देगा। रजिस्ट्रार अप्लाई नहीं करता, रजिस्ट्रार क्या करता है, हुक्म देता है, आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रार आपको डायरेक्शन देगा। अगर रजिस्ट्रार को पता चलेगा नाम चेंज करो, तो जब नाम के लिए वो मेरे बच्चे हुक्म देगा तो आपने क्या करना है, नाम को चेंज करना है। अगर आपने नाम चेंज ना किया तो मेरे बच्चे वो क्या करेगा, तो जब ये भी उसमें देखिएगा कि 30 डेज के अंदर आपने नाम को चेंज कर लेना है। जब वो डायरेक्शन देगा आपको क्या करना है, 30 डेज में चेंज करने। अगर नाम चेंज ना किया तो 30 दिन गुजरने के बाद वो खुद नाम चेंज करके एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और चेंज ऑफ नेम इशू कर देगा। अब आप वही नाम यूज करेंगे जो रजिस्ट्रार ने आप बताया, नहीं तो फिर आगे रजिस्ट्रार आपके खिलाफ कोई और कार्रवाई करेगा। याद रखोगे, ये है चेंज ऑफ नेम। यहाँ पे कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होती, ये यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, यहाँ पे कोई स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह नहीं होती। गलती हुई है वो हर सूरत सही कर दी, आपको खुद पता चल जाए, रजिस्ट्रार को अप्लाई कर दो, सर कर दो सही, वो सही कर देगा नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर उसको महसूस हुआ ये फलानी कंपनी का नाम गलत है तो वो आपको डायरेक्शन देगा, उसके डायरेक्शन के 30 दिन के अंदर नाम सही कर दो। अगर आपने ना किया तो खुद सही करके कोई नया नाम खुद से ही रख के वो आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज ऑफ नेम इशू कर देगा। याद रखोगे मेरे बच्चों, इसमें ये बात आपने पक्की करके दिमाग में रखनी। ले बेटा अगली बात, चेंज ऑफ नेम। कह रहा है अगर हम नाम चेंज, ये रीड करने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें जो ऊपर बताई हैं वही हैं सारी यहाँ।
रीड तो वैसे मैंने आपको बताया था कि जरूरत को नहीं, ये सुनी हुई बातें भी वहां पे यूज कर दोगे तो इंशाल्लाह काम चल जाएगा, क्योंकि 50 नंबर सही करना है ना पेपर आपने, 90% नहीं सही करना, 50% सही करना है। तो बस इतना के दिमाग में रखो, है। बाकी गलत कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 51% गलत करता, 49% और पास नहीं होना। ले बेटा जरा देखिएगा, इसे सोच के जाओ कि हमने 90% ही सही कर दिया, फिर जाके 40% का मार्जिन निकलना है। ले बेटा चेंज ऑफ नेम, हम जा कर ले बेटा चेंज ऑफ नेम। अब यहां पे देखो, हम नाम बदलने जा रहे हैं, कैसे बोला, बा मकसद तरीके से, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, अपनी मर्जी से, कोई प्रेशर नहीं कि नाम बदलो या फलाना करो। अगर नाम बदलना हो तो मेरे बच्चे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर। भाई मालकों से तो पूछो, और स्पेशल रेजोल्यूशन पता ही है, जनरल मीटिंग में पास होती है, उसका 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है और मेंबर की 3/4 मेजोरिटी से पास होती है। तो वो बताने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको वैसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके नाम चेंज नहीं कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रार को, सर आप इजाजत दे दें, और वो फोन करके इजाजत दे रहे नहीं, हम कहेंगे सर रिटर्न परमिशन दे दें, लिखकर इजाजत दे दें, हम अपना नाम बदल सकते हैं। वो आपको परमिशन दे देगा, ठीक है आप क्या कर लो अपना नाम बदल लो। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, उसके बाद रजिस्ट्रार से रिटर्न परमिशन लेनी है, तो नाम चेंज हो गया। अब वो पेपर में जब आपको पूछेगा ना नेम चेंज का प्रोसेस बता दो, तो सिर्फ ये दो बातें लिख के हमने बस नहीं करनी, वो 5 से 6 नंबर का पूछ रहा होता है अक्सर, इससे अगली बातें भी पूछना चाह रहा होता है। कहता है, जब आपका नाम चेंज हो जाएगा, आपकी निशानी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और चेंज ऑफ नेम इशू हो जाएगा, जिस बात की कंक्लूसिव एविडेंस होगी कि आपका नाम चेंज होगा। ये 3 बातें यहाँ तक तो इसका मान लो कि समझ आ रही थी, स्पेशल रेजोल्यूशन, रजिस्ट्रार से रिटर्न परमिशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और चेंज ऑफ नेम। अब आगे वो कहता है कि अब जब नाम चेंज हो गया तो अगले 90 दिनों तक इस पुराने नाम को नए नाम के साथ लिखते रहना, ताकि लोगों को पता चले इस कंपनी का नाम पहले क्या था, लोगों को एकदम से सरप्राइज ना हो। तो 90 दिनों तक पुराने नाम को भी नए नाम के साथ लिखते रहो, जहां पे जैसे पुराना नाम लिखोगे, सॉरी नया नाम लिखोगे, वैसे ही पुराना नाम भी लिखना है। और उसके बाद जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पुराने नाम पर थे वो आपके नए नाम पे शिफ्ट हो जाएंगे, चेंज नहीं होंगे। और जो केसेस बड़े हुए थे या बनने जा रहे थे पुराने नाम पे, वो अब नए नाम पे शिफ्ट हो जाएंगे, या नए नाम पे आप कर सकते हैं। तो ये मेरे बच्चे, ये 6 की 6 बातें वहां पे लिखनी है। 6 बातें कौन सी हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन, रिटर्न परमिशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और चेंज ऑफ नेम, 90 दिनों तक पुराने नाम को भी नए नाम के साथ मेंशन करना है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नए नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, केसेस भी ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो बनने जा रहा हो केस उस वक्त जा रहा था नए पुराने नाम पे, अब वो नए नाम पे बन जाएगा। तो ये मेरे बच्चे हमारा चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस है, ये याद रखना। ये हम मकसद तरीके से कर रहे थे, हैं, इसलिए इसमें सारा ये रिक्वायरमेंट थी। जहां पे रेक्टिफिकेशन थी वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, उसमें तो मामला ही कुछ और था। ये बेटा आई होप कि ये चीज समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत। तो बेटा अगली बात वो पेपर में पूछेगा आपसे, पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय कंपनी एंड पेनल्टी, ये अलग टॉपिक है, इसको उसके साथ मर्ज नहीं करना आपने। मैं बार बार बच्चों को बताता हूं, ये पब्लिकेशन की वैसे आपको रूल बता रहा है कि नाम हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कंपनी नाम को पब्लिश कैसे करती है। सबसे पहले क्या है कि नेम और बिजनेस प्लेसेस, जहां जहां पे आपके कारोबार है वहां पे बड़े वाजे अल्फाज के अंदर है, उर्दू या इंग्लिश के अंदर, जो लिजिबल जो पढ़े जा सकते हो ऐसे अल्फाजों में आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है। जहां जहां पे भी आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस है, कोई ऑफिस, वहां पे एक नाम को, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पब्लिकेशन ऑफ नेम। जब पूछ लिया ना पेपर के अंदर 5-6 नंबर का, तो मेरे हमें समझ कुछ नहीं आनी वहां पे, ये क्या पूछ लिया उसने, भाई ये इसमें 4 से 5 बातें हैं। एक तो नाम को कहां पे पब्लिश करना है, हर बिजनेस प्लेस के ऊपर। दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिले मेरे बच्चे, इसको आप डिस्प्ले करेंगे जहां जहां भी आपके ऑफिस हैं, वहां पे भी इसकी सर्टिफाइड कॉपी लगाएंगे। एवरी कंपनी शैल डिस्प्ले सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। यानी कि इसकी सर्टिफिकेट कॉपी लगाओ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये भी नाम को इसमें नाम लिखाओ, है ये भी उसी का हिस्सा है। इसी तरह आगे क्या करें, नेम ऑन डॉक्यूमेंट्स, जितने कंपनी डॉक्यूमेंट्स इशू करेगी, किसी तरह का लेटर, वाउचर, रसीद, ईच एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए। उसके बाद ये सारा क्या चल रहा है, पब्लिकेशन ऑफ नेम। 3 बातें होगी मेरे बच्चे, हैं, बिजनेस प्लेसेस के ऊपर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उनके ऊपर भी नाम लिखा होना चाहिए। उसके बाद मेरे बच्चे कहता है कि नेम एंड पर्टिकुलर ऑन डॉक्यूमेंट्स, ठीक हो। ये जो लेटर हेड की बात कर रहा है मेरे बच्चे, ये किसकी बात कर रहा है, लेटर हेड की, कि आप जो लेटर हेड यूज करेंगे उसके ऊपर ये सारा कुछ, ईमेल, फैक्स नंबर, टेलीफोन, ईच एंड एवरीथिंग, एड्रेस वगैरह, ये सारा कुछ होना चाहिए। उसके बाद कहता कि ऊपर की बातें ना मानी तो लेवल 1 की पेनल्टी पड़ेगी। अब मेरे बच्चे ये जो बातें पढ़ी थी अभी अभी, ये किसकी हैं, पब्लिकेशन ऑफ नेम की। क्योंकि मैं कह रहा हूँ जो आसान चीज होती है वो सबसे ज्यादा तंग करती है पेपर। अगर ये सारी बातें आपने वहां पे ना बताई तो नहीं नंबर मिलने मेरे बच्चों। अब वहां पे देखो, जब टॉपिक इस लिए से नहीं पढ़ा होगा, ये कैसे पूछेगा, है क्यों पूछेगा, हमें फिर वहां पे जब पूछेगा वो कहेंगे पब्लिकेशन है, हम पब्लिश करेंगे नाम, है? कैसे करेंगे, तेरे नाम।
फिर तो ऐसे ही होगा, मेरे से अल्लाह माफ कर। क्योंकि शहजादे फिर अपनी तरफ से जो लॉ बनाते हैं ना, वो बड़ा कमाल का होता है। काश आपका पेपर आपके सामने रखा जाए, पढ़ के सुनाया जाए, यकीन कर लो इससे बड़ा लतीफा नहीं हो सकता। नहीं तुम्हारा आता तो अभी मौक होंगे ना, तो आ जाए कोई बंदा चैलेंज करके, सर मेरा पढ़ें सबके सामने। हो ही नहीं सकता किसी बात पे कि कोई ऐसा जवाब मैं जवाब दूं जिसपे किसी बच्चे को हंसी आए। चैलेंज करके आ जाए, फिर दो चार बच्चे बैठा लेंगे और फिर उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, जिसको कोई लॉ की थोड़ी बहुत समझ बूझ होगी, फिर उनको पढ़ के सुनाएंगे। कोई एक आधा पॉइंट, मैं ये नहीं कहता पूरे का पूरा लामा पे, कहीं ना कहीं हम जाके, जिसको कहते हैं ना, अपना दिमाग इस्तेमाल कर ही लेते हैं। और लॉ में अपना दिमाग काम आता ही नहीं मेरे बच्चे जरा भी। ले बेटा, सारे नहीं दिखा रहे। रजिस्टर ऑफिसर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, लो बेटा नेम किससे लेटर, सारी बातें जितनी थी हमारे सिलेबस में वो कंप्लीट होगी। कौन से नाम रखे जा जो रखना ही मना है, फिर कौन से नाम एसएससीबी के अप्रूवल से रख सकते हो, फिर नाम की दुरुस्तगी कैसे होगी, फिर नाम चेंज कैसे होगा, नाम रिजर्व कैसे होगा, नाम पब्लिश कैसे होगा, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब अगली बात आ गई रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ये भी क्लॉजेज नहीं थी वैसे। अब इनको डिस्कस कर लो मेरे। सबसे पहले रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी, बेटा ये किसी भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिर्फ एक ऑफिस होता है, यानी कि किसी कंपनी के दो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हो सकते। किसी भी कंपनी का सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस कितने होंगे, एक होगा। और ये हेड ऑफिस भी हो सकता है, हेड ऑफिस के अलावा भी। यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस वो जो आपने अथॉरिटीज को कम्युनिकेट किया होगा, ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। चाहे जिस मर्जी जगह को नाम दे दो हेड ऑफिस को, चाहे इसका मतलब हर हेड ऑफिस लाजमी नहीं कि रजिस्टर्ड ऑफिस, ये ना कि हेड ऑफिस बोल दे और आप बोल रहे कि ये रजिस्टर्ड ऑफिस है ना। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब वो ऑफिस जो आपने अथॉरिटीज को एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस कम्युनिकेट किया हुआ। अब अगली बात आती है मेरे बच्चे, ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये रजिस्ट्रार को आपने नोटिफाई कब करना है। देखो दो चीजें दिमाग में रखनी है आप यहाँ पे। आज एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, आज बनी है मेरे बच्चे। जो कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हुई है ना, अभी इसका दुनिया पे जन्म हुआ है, कानून इसको कहता है कि देख तेरा रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे, कहता है सर अभी अभी तो मैं दुनिया पे आई हूं, थोड़ा सा टाइम तो दो। इसको कानून कहता है जब तुझे 30 दिन दिए, 30 दिन काफी दिन होते, 30 दिन दिए रजिस्टर्ड ऑफिस बना के ना हमें बता उसका। उस वक्त तक जब तक ये 30 दिन, मान लो 30 को जाके रजिस्टर ऑफिस कम्युनिकेट कर देते हैं, सर ये 58 एबक ब्लॉक ये हमारा रजिस्टर ऑफिस है। ये बता रहे हो, देखो क्लॉज की नहीं बात, क्लॉज में तो लिखा होगा पंजाब, वो जगह बतानी है हमने यहाँ पे। ये क्लॉज नहीं बता रहे, क्लॉज में तो पंजाब लिखकर भेजा था, हमने जगह बतानी है उनको, हमारा रजिस्टर ऑफिस किस जगह पे है, ये उसकी बात हो रही है। तो रजिस्ट्रार पूछा सर वो कहाँ पे रजिस्टर ऑफिस, कहता है सर वो बता देंगे आपको 30 दिन के अंदर अंदर बता देंगे। तो रजिस्ट्रार ने 30 दिन दिया आपको, तो 30 डे पे जाके आप बता रहे होंगे। लेकिन अगर उससे पहले जो रजिस्ट्रार आपको बात कर रहा था, जो खत भेज रहा था, वो कहाँ पे भेज रहा था बड़ा, जब तक रजिस्टर ऑफिस नहीं बना। वो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जो हमने एड्रेस दिया था, याद है, डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के वक्त कौन से जमा करवाते थे, उन डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम था, आर्टिकल था, डिक्लेरेशन था, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एक एड्रेस था। तो उस जगह पे उस वक्त तक चलेगा। अब देखो मेरे बच्चे, पहला पहला ऑफिस 30 डेज, उसके बाद इस ऑफिस में जब भी हम तब्दीली किया करेंगे, तब्दीली करने के 15 दिन के अंदर, यानी कि यहां से हम चलेंगे गुजरांवाला, जिस दिन हम गुजरांवाला शिफ्ट होंगे उसके 15 दिन के अंदर हम गुजरांवाला का लाजमी एड्रेस बता देंगे रजिस्ट्रार को कि अब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। याद रखोगे, यानी कि पहले पहला रजिस्टर ऑफिस कब कम्युनिकेट करना है, 30 डेज। उसके बाद जब जब चेंज होगा, चेंज के 15 दिन के अंदर। ये पक्का पक्का दिमाग में रखें, पहली दफा आपको ज्यादा टाइम मिल गया है कि आप 30 दिन में कम्युनिकेट कर दो। उसके बाद जब चेंज करेंगे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 15 दिन के अंदर आपको कम्युनिकेट करना होगा। ये तो मेरे से इस बात को आपने याद रखें। उसके बाद जब मैंने डिस्कस कर लिया कि रजिस्टर ऑफिस जब भी चेंज होगा कितने दिनों में बताना आपने, 15 दिन के अंदर। अच्छा एक चीज देखें, इसको भी पहले समझ लो। लाहौर में हमारा रजिस्टर ऑफिस है, मुझे ये बताओ मेमोरेंडम में हमने क्या लिखा होगा, पंजाब, बात समझ आ रही। अच्छा रजिस्टर ऑफिस हम लाहौर से कामों की लेके जाना चाह रहे हैं, पंजाब में ही है ना मेरे, आप रजिस्टर ऑफिस चला जाएगा लाहौर से कामों की, यहाँ पे आ जाएगा हमारा रजिस्टर ऑफिस। क्या मेमोरेंडम की क्लॉज चेंज करने की जरूरत है, नहीं। अब हम सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने का तरीकाकार पढ़ने लगे, क्लॉज नहीं अभी। जब रजिस्टर ऑफिस चेंज होगा क्या हम किसी से इजाजत लेंगे, कहता हाँ स्पेशल रेजोल्यूशन, खाली क्लॉज के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। अब कहता कि वो कैसे, कहता कि अगर तो आप एक शहर में ही, पहले तो इसका इसकी एग्जांपल देखो, ये सिर्फ लाहौर है, ये सारा ये लाहौर है। हम लाहौर में ही गार्डन टाउन से चले गए मॉडल टाउन में, तो मेरे बच्चे शहर के अंदर ही रजिस्टर ऑफिस चेंज हो तो किसी मेंबर से कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत नहीं। बस जगह एड्रेस चेंज हुआ है उसी शहर के अंदर,
तो चेंज करके आप 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। विद इन द सिटी ही अगर आपका रजिस्टर ऑफिस चेंज हो रहा हो तो कोई मेंबर से पूछने की स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जरूरत नहीं है, किसी भी रेजोल्यूशन के जरिए बस चेंज करो और मेंबर्स को और रजिस्ट्रार को बता दो। लेकिन अगर आपका शहर चेंज हो रहा हो, अभी क्लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, शहर चेंज हो रहा हो विद इन द प्रोविंस ही, तो फिर मेरे बच्चे क्या करना, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। और जब चेंज कर लोगे 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भी बताना चेंज के। ये दो बातें याद रखनी। जब भी विद इन द प्रोविंस भी शहर चेंज हो रहा होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शहर चेंज होना है, उसके बगैर शहर चेंज नहीं होगा मेरे बच्चों। और साथ क्या करेंगे, जब चेंज करोगे 15 दिन के अंदर दोनों बातें बतानी है उसको। अब वो कहेगा कि अच्छा सीएफई अपना रजिस्टर ऑफिस लाहौर से गुजरांवाला शिफ्ट करना चाह रही है, रिक्वायरमेंट बता दें। रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, उसके बाद जब गुजरांवाला शिफ्ट हो जाओगे 15 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करनी है। नहीं जाएगा, मुश्किल तो नहीं मेरे बच्चों। अब ये देखो, ये बातें सारी यहां पे लिख रखी। कहता कि स्पेशल रेजोल्यूशन कब चाहिए होगी, जब एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे होंगे उसी सूबे के, सुबह चेंज नहीं हो रहा पहले, या ए सिटी टू अनदर इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस, या मान लो कि एक शहर से पाकिस्तान के उस हिस्से में जा रहे हो जो किसी सूबे का हिस्सा ही नहीं, चाहे जहां पे क्लॉज भी चेंज होगी। फिलहाल तो आपको बता रहा है ए सिटी टू अनदर इन ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए, एक शहर से आप तो किसी दूसरे उसमें जा रहे हो, फिलहाल जब आपको चेंज करने का बता रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे बात क्या होगा, जब रजिस्टर ऑफिस चेंज होगा तो साथ क्लॉज भी चेंज हो रही होगी। अब अगली बात है, क्लॉज चेंज करने की नौबत कब आती है। हमने कहा था कि देखो पंजाब में आप जहां पे मर्जी चेंज होते रहो, आपको क्लॉज चेंज करने की जरूरत नहीं, बस पंजाब में एक शहर से निकल के दूसरे शहर में जाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन और 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार। तो क्लॉज चेंज करने की कब नौबत आएगी, अगर आप पंजाब में थे, पहले लाहौर में थे तो पंजाब लिखा होगा आपने, अब चले गए मेरे बच्चे आप सखर, तो अब मेरे बच्चे रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में जो पहले पंजाब लिखा हुआ था वहां पे क्या करना पड़ेगा, सिंध। अब रजिस्टर ऑफिस क्लॉज भी चेंज हो, जब क्लॉज चेंज होगी तो मेरे बच्चे उसका तरीकाकार क्या है, इसको सुन लो, गौर करना है मेरे बच्चों। कहता है कि अगर सीएफई अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शेखुपुरा से क्वेटा लेके जाना चाह रहा है तो बताएं क्या करना पड़ेगा। भाई पहले नंबर तो क्लॉज चेंज है, क्लॉज चेंज के साथ ही आगे जाके वो आखिर पे वो चेंज वाला वो भी हम बताएंगे कि 15 दिन के अंदर चेंज के रजिस्ट्रार को बता दें, बाकी तो सारा इसमें कवर हो जाएगा। अगर हम शेखुपुरा से मेरे बच्चे क्वेटा जा रही है सीएफई का रजिस्टर ऑफिस, तो सबसे पहले सीएफई ने क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद मेरे बच्चे क्या करेंगे, हम उसके बाद एससीसीपी के पास जाएंगे, ना के रजिस्ट्रार के पास। तो याद रखना, बड़ा देखिएगा। कहता है कि कंपनी अपना रजिस्टर ऑफिस लाहौर से मेरे बच्चे कराची लेके जा रही है। इसको क्या प्रोसेस फॉलो करना हो, इस कंपनी को मेरे बच्चे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ये अप्लाई करेंगे एससीसीपी के पास, ना कि रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि हमने देखा डिस्कस किया था दो चीजों के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, नाम और रजिस्टर ऑफिस। नाम के लिए रजिस्ट्रार से रिटर्न परमिशन और रजिस्टर ऑफिस के लिए एससीसीपी के पास। तो हमने अप्लाई कर दिया एससीसीपी को। अच्छा, एससीसीपी को जब अप्लाई करेंगे मेरे बच्चे यहाँ पे, तो एससीसीपी फौरन इजाजत नहीं दे देगा। कहते हैं एससीसीपी दो लोगों की इंटरेस्ट देखेगा, दो तरह के लोगों की इंटरेस्ट देखेगा, एक तो मेंबर्स और दूसरा क्रेडिटर्स। इनकी इंटरेस्ट को देखते हुए आपको इजाजत देगा कि भाई इजाजत देनी है, लेकिन इनसे भी पूछेगा वो, या आप उसका क्रेडिटर्स उनको कोई कंडीशन रख सकता है कि इनके पैसे दे दो फिर मैं आपको इजाजत दे दूंगा। या मान लो कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, बाकी कोई और कंपनी है, उसको हो सकता है वो कहे कि आपने वहां पे जब चले जाओगे तो ऑनलाइन जो मीटिंग अटेंड करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने का वादा करो, मैं फिर आपको इजाजत दे दूंगा। कुछ भी, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन तो उसको मुनासिब लग रही हो, इन चीजों को देखते हुए सादा आपने पेपर में दिमाग में रखो कि एससीसीपी को अप्लाई करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद। एससीसीपी दो तरह के लोगों के इंटरेस्ट को देखेगा, एक मेरे बच्चे मेंबर्स और दूसरा क्रेडिटर्स। इनको देखते हुए एससीसीपी ने क्या करना है, ऑर्डर पास करना है, फैसला करेगा। जिस दिन ऑर्डर एससीसीपी पास करेगा, जिन कर लो हमने कहा कि 1 जनवरी 2025 को एससीसीपी ने ऑर्डर पास किया। ऑर्डर पास होने के 7 दिन के अंदर, 7 जनवरी, ऑर्डर पास होने के 7 दिन के अंदर 7 जनवरी तक इस ऑर्डर की कॉपी कंपनी को भी चली जाएगी और रजिस्ट्रार को भी चली जाएगी। लेकिन ऑर्डर पास होने के 7 दिन के अंदर, मतलब मान लो कि 1 को हुआ है तो 7 जनवरी तक क्या करें, इसकी कॉपी रजिस्ट्रार को भी चली जाए और कंपनी को भी। ऑर्डर पास होने के ही 30 डेज के अंदर
मतलब 30 जनवरी तक कंपनी की जिम्मेदारी है, आप उसको इजाजत मिल गई है मेमोरेंडम चेंज करने की, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज को, मेमोरेंडम को चेंज करके अपडेट करके वो क्या करेगी, रजिस्ट्रार को जमा करवा देगी, तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जाहिर बात है जब वो चेंज कर ले तो 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को वहां पे वो भी बता देगा अब नई जगह पे वहां पे कहाँ पे जा रहे हैं, वो आखिरी पॉइंट वैसे ही हर जगह पे जाना है। क्या रखोगे, अगर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज करने में बच्चे क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन एक बात बता रहा है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज करने की नौबत कब आती है, जब आप एक प्रोविंस से निकल के दूसरे प्रोविंस में जा रहे हो, क्या एक प्रोविंस से निकल के इस्लामाबाद जा रहे हो, या इस्लामाबाद से निकल के किसी सूबे में आ रहे हो, एक तो ये, या आप किसी प्रोविंस से निकल के या इस्लामाबाद से निकल के पाकिस्तान के उस हिस्से में जा रहे हो किसी जो किसी सूबे का हिस्सा ना हो, यानी कि वही बात आजाद कश्मीर और जीबी। उसके बाद में रोचे कंफर्मेशन फ्रॉम एससीसीपी, जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लोगे, कंफर्मेशन किसके पास अप्लाई करोगे, एससीसीपी के पास। अगर एससीसीपी को मुनासिब लगा उस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो आपको इजाजत दे देगा। लेकिन इजाजत देते वक्त वो क्या देखेगा, किन लोगों को देखेगा, एक तो मेंबर्स की इंटरेस्ट को देखेगा और दूसरा क्रेडिटर्स की इंटरेस्ट को देखेगा, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं कंपनी के इस रजिस्टर ऑफिस चेंज के लिहाज से ये इफेक्ट हो सकते हैं। इन दोनों से मेरोची इनकी इंटरेस्ट को देखते हुए फैसला करेगा। जब फैसला कर देगा, फैसला होने के कितने दिनों के अंदर, 7 दिन के अंदर, फैसला होने के 7 दिन के अंदर, ये ध्यान रखना। जिस दिन ऑर्डर की जो तारीख होगी उसके 7 दिन के अंदर ऑर्डर की कॉपी मेंबर को भी चली जाएगी, मतलब कंपनी को भी चली जाएगी और रजिस्ट्रार को भी। फिर आगे कंपनी की जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी, मेमोरेंडम की इजाजत मिल गई चेंज करने की, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज को चेंज करके, मान लो कि पहले पंजाब लिखा हुआ था उसको सिंध करके, आवर रजिस्टर ऑफिस विल बी सिचुएटेड इन प्रोविंस ऑफ सिंध, उसका जहां पे पंजाब लिखा हो तो उसको पंजाब की जगह क्या कर दो, सिंध कर दो। तो अब मेरे बच्चे 30 डेज के अंदर, ऑर्डर की तारीख है 30 दिन, 1 जनवरी को ऑर्डर पास हुआ था, 7 दिन तक इसकी कॉपी मिल गई थी दोनों को, ऑर्डर की तारीख है 30 दिन, मतलब 30 डेज में 30 जनवरी तक मेमोरेंडम चेंज करके आपने रजिस्ट्रार को जमा करवा देना। अगर ये काम ना किया 30 दिन के अंदर, ये सारा प्रोसेस नल एंड वॉइड हो जाएगा, सब कुछ नए सिरे से करना पड़ेगा। याद रखोगे मेरे बच्चे। तो टाइम लिमिट कहता कि अगर कोई वजह हो तो आप वजह बता के टाइम को एक्सटेंड भी करवा सकते हो 30 दिन को। आप कहेंगे सर हम 9 मई के वाकई में सारे अंदर, तो थोड़ा सा टाइम दे दो, वो कहेगा भाई ये तो जेन्युइन मामला है, वो क्योंकि ऐसे भी कहेगा मैं भी वहीं से आया हूँ 9 मई के वाकई से, लेकिन मतलब वो कहा था पाकिस्तान तो 9 मई के वाकई में मुलव्वस था बेचारा। नहीं बेटा, ट्रांसफर रिकॉर्ड, अब जब आपका रजिस्टर ऑफिस चेंज होगा मेरे बच्चे, पक्की बात आपका रिकॉर्ड भी चेंज होना चाहिए। पहले यहाँ के रजिस्ट्रार के पास पड़ा होगा, लाहौर का जो रजिस्ट्रार होगा, जब आप कराची चले जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड वहां पे जाना चाहिए। तो रिकॉर्ड भी आपका क्या होगा, एक रजिस्टर ऑफिस से उठा के कहां पे पहुंचा दिया जाएगा, दूसरे रजिस्ट्रार के पास। याद रखोगे मेरे बच्चे, रजिस्टर ऑफिस कह रहा हूँ सॉरी, एक रजिस्ट्रार से उठा के कहां पे रख दिया जाएगा, दूसरे रजिस्ट्रार के पास। ये गवर्नमेंट ऑफिसर है मेरे बच्चे, आपको पता है कि हल्लू शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तान खुदा जाने। तो इसलिए मेरे बच्चे बाकियों का तो बना नहीं सकते, ये हमारे बंदे बेचारे, इनके बना दो जिन्होंने एक्चुअली इस मुल्क को उल्लू बनाया हुआ, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। पता है कभी का वो डमियां बना करती थी लोगों की जियो के ऊपर इधर उधर, और वो प्रोग्राम किया करते थे। पता है ये कितनी डिक्टेटर हुकूमत है या कितने, और उन्होंने सब कुछ खत्म कराया हुआ, खबरदार किसी ने हमारी डमी बनाई, ये मना है। पहले वो फौज वालों की भी बना लिया करते थे, इतनी आजादी थी, अब वो सब खत्म है। अब खबरदार किसी ने हाफिज साहब की जगह, मान लो किसी खास तौर पे हाफिज साहब, मैं क्या कहना, खबरदार खत्म करो ये ड्रामेबाजी, अब हम शुरू करेंगे। ले बेटा, अल्टरेशन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, देखो आपने 2 क्लॉज को चेंज करने का तरीकाकार सीख लिया है, नेम क्लॉज और रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। अब ये तीसरी क्लॉज को चेंज करने का तरीकाकार, चौथी जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में जाकर, वो भी चल आज ही पढ़ लेंगे, नहीं आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, क्योंकि आज अगर हम चैप्टर 5 पे पहुंच जाए तो आगे 2 दिन में खत्म हो जाएगा सारा कुछ। ले बेटा, क्योंकि चैप्टर 3 तो आपको पता है जिन जान है, तो उस पर आज टाइम लगाएंगे, तो भी लगा। ले बेटा, अल्टरेशन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, मेरे बच्चे सिंपल बात, अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज चेंज करनी है तो हमने कहा था 2 काम तो घर के हैं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज और ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, जो चेंज करना चाहते हो कर लो, और 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को जमा करवा दो चेंज करके मेमोरेंडम। याद रखोगे, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, बस 30 दिन के अंदर 2 चीजें रखनी है, वो पेपर में 2 चीजें चेक करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं, और 30 दिन के अंदर आपने मेमोरेंडम को चेंज करके रजिस्ट्रार के पास जमा करवाया कि नहीं, बस इतनी बात करेगा, उसके अलावा मजीद नहीं। तो बेटा, चेंज ऑफ नेम में भी डायरेक्टर बाय रजिस्ट्रार। हाँ, यहाँ पे एक चीज और भी है, कहते हैं जब आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज चेंज करते हो, देखो जब आप वो पढ़ रहे थे ना नेम क्लॉज, वहां पे एक बात लिखी हुई थी कि नाम और काम आपस में कमेंसुरेट करने चाहिए, आपस में मैच करने चाहिए।
क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज चेंज करेंगे, पहले हमारा काम था मानो कि टेक्सटाइल का, अब हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हो गया मेरे बच्चे शुगर का, और नाम हमारे नाम के साथ आ रहा था सीएफई टेक्सटाइल लिमिटेड, तो अब मेरे बच्चे उसको शुगर के लिहाज से चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अब शुगर हो गया। तो याद रखिएगा कि अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज चेंज हो रही हो तो फिर एक दूसरी चीज हो सकती है, हो सकता है आपको उसकी वजह से नाम भी चेंज करना, अगर मैच ना कर रहे हैं। अगर तो मैच कर रहे हैं इट्स ओके, लेकिन अगर मैच नहीं कर रहे, बात कर लोग क्या करते हैं, सीएफई मिल्स लिमिटेड, अब मिल में माल चाहे शुगर मिल हो है चाहे टेक्सटाइल मिल हो, रौला ही कोई, तो फिर शायद नाम चेंज करने की जरूरत नहीं आएगी, लेकिन बात पड़ सकती है जब मैं स्पेसिफिकली आपने कुछ लिखा हो, तो इसलिए कहता कि अगर आपका नाम चेंज करने की जरूरत है तो फिर नाम भी चेंज करना पड़ सकता है, कब, जब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज चेंज हो रही है। याद रखोगे मेरे बच्चों, तो फिर नाम चेंज करने के लिए फिर वही प्रोसेस जो पीछे पड़ गए। लो बेटा, ये भी याद रखें, मैंने आपको बताया था कि पेपर में वो सरप्राइज देगा, कहेगा सीएफई अच्छा खासा कॉलेज चल रहा है, चलते 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 इन्होंने सोचा अरे बस करो रुको, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पेट्रोल पंप खोलने जा रहे हैं, हम बंद करने जा रहे हैं इसको। क्या पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस चाहिए? पक्की बात, चाहे साथ करने जा रहे हैं इस तरह का मामला, चाहे आप क्या करने जा रहे हो, इसको बंद करके कॉलेज को हम ये पेट्रोल पंप खोलने जा रहे हैं, या मान लो कि कोई कोई फार्मास्यूटिकल का कारोबार करने जा रहे हैं, उसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा। या हो सकता है कि हम चलते चलते अच्छा खासा चल रहे थे, हमने कहा कि भाई नेकियां कमाओ, हम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनाने जा रहे हैं, उसके भी लाइसेंस चाहिए होगा। या कोई ऐसी एक्टिविटी अडॉप्ट करने जा रहे हैं जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत हो, परमिशन की जरूरत हो, रजिस्ट्रेशन की जरूरत हो, या अप्रूवल की जरूरत हो, कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी अडॉप्ट करने जा रहे हो जिसके लिए मजीद गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस, परमिशन, अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन की जरूरत हो, अब वो ऐसा दे देगा आपको। ठीक है, कारोबार कर रही थी फलाना कंपनी, ये कारोबार कर रही है, अब वो ये फलाना कारोबार करने जा रहे हैं, और उसके लिए जाहिर बात उनको लाइसेंस की जरूरत है, जैसे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वगैरह देखा था हमने। तो कोई भी इस तरह का जब देगा तो उसका प्रोसेस क्या हो, यानी कि अगर हम बिजनेस की इस तरह की नेचर चेंज करने जा रहे हैं, कहता है कि अडॉप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये नहीं कि बंद करके उसको करो, कहता है कि चलते चलते हम कोई बिजनेस एक्टिविटी अडॉप्ट करने जा रहे हैं, और ऐसी या बंद करके पूरा ही, या चलते चलते अपने साथ कोई और कारोबार भी करने जा रहे हैं। तो अगर बिजनेस एक्टिविटी कोई अडॉप्ट करने जा रहे हो और ऐसी बिजनेस एक्टिविटी हो जिसके लिए रजिस्ट्रेशन, परमिशन, अप्रूवल या लाइसेंस की जरूरत हो, ध्यान रखना मेरे बच्चों पेपर में, तो उसके लिए तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद हम क्या करेंगे, एसएससीपी को अप्लाई करेंगे। एसएससीपी मेरे बच्चे दो लोगों की इंटरेस्ट को देखेगा, मेंबर्स और क्रेडिटर्स, इनकी इंटरेस्ट को देखते हुए वो क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास होने के 7 दिन के अंदर उसकी एक कॉपी चली जाएगी कंपनी के पास और एक कॉपी चली जाएगी रजिस्ट्रार के पास। फिर ऑर्डर की तारीख के ही 30 डेज के अंदर कंपनी मेमोरेंडम को चेंज करके रजिस्ट्रार को जमा करवा देगी। तो एक लफ्ज चेंज किए बगैर ये रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज करने का तरीका कार है, लेकिन लिखोगे तो तब ना जब पता चलेगा करना क्या है। याद रखोगे मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा बड़ा वेला बैठा हुआ कहता है आप कारोबार कर रहे थे, करते करते रुक गए नहीं, लाइसेंस लिया, कोई ऐसी एक्टिविटी अडॉप्ट की, रजिस्ट्रेशन कराई, परमिशन ली, या कहीं से अप्रूवल चाहिए थी कानून के, तो कोई कानूनी इस तरह की रिक्वायरमेंट हो कारोबार के लिए करते करते, तो फिर उस कारोबार को करने के लिए, एक्टिविटी को करने के लिए ये सारा प्रोसेस आपने अडॉप्ट करना है, इस प्रोसेस से गुजरोगे। और वही बात 30 दिन के अंदर अगर नहीं करोगे, वो सारा चेंज करके मेमोरेंडम जमा कराओगे, फिर वो सारा प्रोसेस नल एंड वॉइड हो जाएगा। सारा डिट्टो मेरे बच्चे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं, बस ध्यान रखना पेपर के अंदर क्या आपको समझ आई है कि नहीं, क्या पूछा उसने। बेटा आर्टिकल्स याद करो, हमने डिस्कस किया था सबसे मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है कंपनीज के लिए, कंपनी एक्ट 2017। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, मेमोरेंडम। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है, आर्टिकल। चौथा इंपॉर्टेंट मामला कौन सा होता है, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है लोगों के साथ। पांचवा कौन सा होता है, जो कंपनी रेजोल्यूशन पास करती है, यानी कि कंपनी कोई ऐसी रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकती जिसकी ये चारों इजाजत ना देते। कंपनी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती जिसकी ये तीनों इजाजत ना देते। कंपनी ऐसे आर्टिकल नहीं बना सकती जिसकी ये दोनों इजाजत ना देते हैं। कंपनी ऐसा मेमोरेंडम नहीं बना सकती जिसकी कंपनी एक्ट इजाजत ना देता हो। याद रखोगे, एक्ट वैसे गवर्नमेंट का बनाया हुआ, गवर्नमेंट चाहे जो मर्जी करे, आज वो सारा इस्लामाबाद सील करके वहां पे कानून साजी कर रहे हैं, उनकी मर्जी, जो मर्जी करें, आप कौन हो, वो जज जज अपॉइंट कर रहे हैं जो उनकी हमायत के फैसले करें। तो खैर, असेंबली में बिल क्यों पास होते हैं, वो गवर्नमेंट वास्ते होंगे, थोड़े वास्ते थोड़ी होंगे। इन्हें लग रहा है कि साढ़े वास्ते असेंबली बिल पास कर दिए। चेक कर नशे नहीं बेटा, ये अपना बच्चा है ना, इसका मुझे पता है ना, उसका गुस्सा नहीं मनाएगा।
कर भी ले, इतनी दूर बैठा क्या कर लेगा बच्चा? लीव कर देगा क्लास ऐसी वैसी बात करके, जरूरत ही कौन नहीं। अच्छा बच्चा, ले बेटा वापस आओ। सर आप वो नहीं करना चाह रहा था, आप ऐसी बात करके करवा दो उसको। यानी कि इतना बेखबर बंदा कैसे हो सकता है इस मुल्क के अंदर? ले बेटा आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स के नाम याद रखिएगा। आर्टिकल एसोसिएशन कह लो, या बाय लॉज ऑफ द कंपनी कह लो, या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। याद करो हमने डिस्कस किया था कि मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट है जिससे कंपनी बनती है। ये कंपनी बनाने वाला डॉक्यूमेंट है, और कंपनी चलाने वाला डॉक्यूमेंट कौन सा वाला? आर्टिकल। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिखे होते हैं कंपनी को चलाने को, सारे काम भी लिखे होते हैं बाय लॉज में, मतलब आर्टिकल एसोसिएशन में। तो बेटा अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, इससे पीछे कोई बीच में है टॉपिक कोई, है ना? ये सीधा यही है टॉपिक। और मुझे लग रहा है इसमें ना कुछ कमी है किसी चीज की। तो जब हुई तो मुझे बताना, तो मैं किताब से उसको आपको बता दूँ अगर कोई पॉइंट ऐसा हुआ। वो कह रहा है टॉपिक है, है ना? और दो यार इधर हर दफा ये रह जाते हैं। किताब दो आई कैप की कोई। जज़ाकल्लाह। ले बेटा, हमारा ये चीजें कुछ स्लाइड में मिस। तो आर्टिकल्स में मेरे बच्चे सबसे पहले क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाना है? कहता है बिल्कुल आर्टिकल को रजिस्टर करवाना है। क्या लाजमी है? कहता है लाजमी है, लेकिन एक ऑप्शन है। कहता है कि अगर तो दो तरह की कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिहाज से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसने। कहता है अगर तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, मतलब जिसको क्या कह सकते हैं, गारंटी लिमिटेड। अगर तो हैविंग शेयर कैपिटल, इसके पास ऑप्शन है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, ये अपने आर्टिकल्स बनाए उसको रजिस्टर करवाओ। लेकिन कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के पास ऑप्शन है, या तो अपने आर्टिकल्स ले आए बना के, या बने बनाए अडॉप्ट कर ले। कैप की भी हो सकती है। कॉलेज के मामला में तो आपको पता, फिर इस तरह के चिंता नहीं। वो ये ना हो गया बताना हो कि सर कल एजुकेशन स्कीम आ रही है तो हम बताना चाह रहे थे। और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप ये ना कहें कि सर हम सी लॉ खत्म कर रहे हैं बीच में से, उसकी कॉल होती है बीच में। पढ़ाने का फायदा ले बेटा, वापस मजाक हो। रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे मेरे बच्चे। पहले तो उसने एक चीज बताई हुई है कि मेरे बच्चे जो वो जो हायरार्की अभी मैं बता रहा था आपको, उस तरह की हायरार्की बनाई हुई है कि आर्टिकल्स आर द बायलॉज ऑफ द कंपनी, सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, एंड फर्दर सबऑर्डिनेट टू द, यही हमने। आर्टिकल्स क्या है? ये बायलॉज होते हैं, ये सबऑर्डिनेट होते हैं मेमोरेंडम के, फर्दर सबऑर्डिनेट किसके होते हैं? एक्ट के। उसके बाद कह रहा है कि द आर्टिकल्स में बी स्ट्रिक्टर देन द कंपनी एक्ट 2000, या बट नॉट वाइस वर्सा। यानी कि आर्टिकल स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। यानी कि जो कानून ने आपको चीज बता रखी है, आप उससे मजीद अपने आप को अपने लिए कोई मुसीबत पैदा कर लो, उसमें आसानी पैदा नहीं कर। जस्ट एग्जाम्पल, उसने कह रखा है पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 मेंबर होंगे। आप कह लो हमारे मेंबर 10 होंगे, कर लो। लेकिन ये नहीं कहेंगे पब्लिक कंपनी, और आप कहेंगे नहीं नहीं हमारे मेंबर 2 होंगे, ये गलत है। तो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, बाकी जगह जगह पे हम देख लेंगे। उसके बाद कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल, ये मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन के लिहाज से आपके पास कंपनी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। हैविंग शेयर कैपिटल तो ऑप्शन है, अपने बनाकर ले आओ, या हमारे पास कंपनी, मान लो कि रजिस्ट्रार कहते हैं सर हमारे पास भी बने हुए पड़े हुए, चाहे तो आते हुए ले आओ, या हमारे पास बने बनाए अडॉप्ट कर लो, एक कागज पे लिख लो बस कि हम आपके ही बने हुए अडॉप्ट कर रहे हैं। दोनों ऑप्शन है सर। और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल सर, फिर अपने आर्टिकल बना के लेके आइए। उसके बाद मेरे से ये जो बने बनाए हैं वो किस शक्ल में पड़े हुए हैं? फर्स्ट शेड्यूल के टेबल ए में। फर्स्ट शेड्यूल का टेबल ए, थोड़ा सा हमारे सिलेबस में थोड़ी सी जिक्र उसका। तो फर्स्ट शेड्यूल के टेबल ए में मेरे बच्चे हमारे ये आर्टिकल बने बनाए हमें मिल जाएंगे। लो बेटा, काफी बातें मिस नहीं यार बस। उसके बाद कहता है कि अडॉप्टिंग टेबल ए, कहता है कि अगर आप खुद के आर्टिकल नहीं बनाना चाहते तो क्या कर लो? टेबल ए को अडॉप्ट कर लो। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, फिर आगे उसने बतानी शुरू कर दी कि जब आर्टिकल बनाते तो उसमें अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल लिखी जाती है जैसे ऑथराइज कैपिटल हमने डिस्कस किया था। अगर कंपनी गारंटी लिमिटेड हो, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर आर्टिकल बनाते वक्त उसमें ये जिक्र करते हैं कि भाई हमारे कितने नंबर ऑफ मेंबर हैं, शेयर तो होते नहीं इनका कैपिटल,
तो ये नंबर ऑफ मेंबर बता दिया करते हैं। अब मेरे बच्चे आगे बड़ी काम की चीज वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए, यानी कि टेबल ए अगर हम अडॉप्ट करने जा रहे हो एज एन आर्टिकल या ना करने जा रहे हो उसका क्या मतलब है। देखो भाई, आपकी कंपनी है हैविंग शेयर कैपिटल, हमने कहा कि इस कंपनी के सामने, सॉरी, हमने कहा था कि आर्टिकल्स के लिए आपके पास कंपनी दो तरह की है, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कहता है अगर तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इनके खुद के आर्टिकल्स होंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं। हैविंग शेयर कैपिटल का भी हमने डिस्कस किया था, ये चाहे तो अपने आर्टिकल ले आए, चाहे जो बने बनाए पड़े हैं टेबल ए में उसको अडॉप्ट कर लें। अब इसके तीन रूल्स हैं यहाँ पे अडॉप्टेबिलिटी के, कि टेबल ए को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। कहता है या तो अपने खुद के ही ले आओ, तो फिर टेबल ए की जरूरत नहीं है, या कहता है खुद के ना लेकर आओ, फिर सारे का सारा टेबल ए अप्लाई होगा। वो कहता है एक और ऑप्शन भी है तीसरा, वो कहता है कि टेबल ए को ही अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो चीजें हमें नहीं पसंद वो हम निकाल देते हैं, जो मॉडिफाइड या रिमेनिंग टेबल ए होगा वो हमारे आर्टिकल्स होंगे। ये भी ऑप्शन है, फिर भी आपको अपने खुद के आर्टिकल लेके जाने की जरूरत नहीं। इनके तीन ऑप्शन है, खुद के ले जाओ, ना अडॉप्ट करो, अडॉप्ट कर लो, खुद के ना लेकर जाओ, जो टेबल ए है उसी को अडॉप्ट कर लो मॉडिफाई करके। तो कुछ चीजें निकाल दो बीच में से जो आपको ना पसंद है, जो बाकी रहेगी फिर वो आपका क्या होगा, टेबल ए होगा, यानी कि वो आर्टिकल्स होंगे। याद रखोगे विनोचे, एक तो ये विनोचे इसको थोड़ा सा देखिएगा, क्लैरिटी एंड वोटिंग राइट, सारी बात विनोचे इस आर्टिकल्स के अंदर लिखा होता है किस किस क्लास को कौन से वोटिंग राइट्स हैं, वो सारे इसके अंदर लिखे होते हैं आर्टिकल्स के अंदर। उसके बाद पेनल्टी बेटा इसमें एक और चीज लिखी हुई है, कंटेंट्स ऑफ इसके आर्टिकल, सॉरी, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल टेबल ए, यानी कि टेबल ए के कंटेंट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। आपने तरतीब याद नहीं रखनी, लेकिन ये सारे के सारे कंटेंट याद रखने, जिस मर्जी तरतीब से इसको देख ले, और इतना हर दफा इसको गौर से देख के पढ़ना है आपने इन कंटेंट्स को, क्योंकि मेरे बच्चे अगर इसमें कोई कल पेपर में पूछ लेता है, तो जैसे उसे पहली दफा जब ऐड किया था इसको सिलेबस में, तो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ टेबल ए, तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा है कंटेंट कौन सा नहीं है। ये एक लिस्ट दे रखी है, इसमें सारे मेरे बच्चे कोई ऐसा नाम हुआ जो आपको समझ ना आई तो बोल लेना, सिर्फ नाम ही याद करने मेरे बच्चे। आर्टिकल जो भी प्रिंटेड, फिर वो कहता है कि आर्टिकल जो है ये प्रिंटेड शिंटेड होने चाहिए, तो ये सारा कुछ मेरे बच्चे उसको बता रखेंगे। ये मेरे बच्चे ले बेटा, अब अगली बात आ गई आर्टिकल्स को चेंज करने वाला मामला। ले बेटा मेमोरेंडम में थी 6-7 बातें, हर चीज को चेंज करने का तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, कोई तो होती नहीं थी, कुछ क्लॉज चेंज होती थी, उस चेंज करने का तरीका का 3 का हमने सीख लिया, चौथा हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। लेकिन आर्टिकल में तो सैकड़ों हजारों बातें होती, रूल्स हैं इसमें। आर्टिकल में अगर आपने कुछ भी चेंज करना हो तो हर चीज को चेंज करने का अलग तरीका, जैसे अभी आपके पास ये टेबल ए दिया हुआ उसने, इसके ऊपर मेरा ख्याल 18 से 20 कंटेंट होंगे कम से कम। अब इतने कंटेंट को चेंज करने का, किसी के पास एससीसीपी, किसी के पास रजिस्ट्रार के लिए पास जाओ, किसी के लिए फलाने के पास जाओ, रुल जाएंगे हम। इसमें उसने आर्टिकल्स को चेंज करने का एक ही तरीका रखा हो। कहता है कि एक कंपनी अगर अपने आर्टिकल्स को चेंज करना चाहती है, उस कंपनी को चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले, वो तो लाजमी है मेमोरेंडम आर्टिकल के, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो चेंज करना चाहती है कर ले, लेकिन ध्यान रखना, अगर तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है, अगर उससे किसी का कोई राइट इफेक्ट नहीं हुआ, फिर तो जो चेंज आपने तजवीज किया है वो कर ले, कोई रौला नहीं। लेकिन अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल ऐसा चेंज करने जा रहे हो आर्टिकल्स के अंदर जिससे कोई खास क्लास के लोगों के राइट्स ऑब्लिगेशन सारे इसमें लिखे होते हैं आर्टिकल्स के अंदर, अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें किसी खास क्लास के या किसी शेयर होल्डर के राइट इफेक्ट कर दें, तो कानून कहता है कि रेजोल्यूशन उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगी, यानी कि इस रेजोल्यूशन से आप चेंज नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक इफेक्टेड क्लास भी 3/4 मेजोरिटी में अपनी मीटिंग बुलाए, 3/4 मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन की फेवर में वोट ना दे दे। हम यहाँ पे बैठे हुए, हम सब लोगों ने आज, हम वो लोग हैं जनरल मीटिंग में, देखो स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पे पास होते हैं, जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में कौन लोग बैठे होते हैं, जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। हम सब लोग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर थे, हमारे पास वोटिंग राइट थे। आज हमने जनरल मीटिंग बुलाई, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास की। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हमने जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे ना, उनके राइट, जो अक्यूमुलेशन वाला राइट दिया था हमने, वो खत्म कर दिया, या कन्वर्जन वाला, वो देखेंगे आगे, उनको डिफरेंट क्षेत्र के राइट होते हैं, कन्वर्जन का, अक्यूमुलेशन का, नॉन अक्यूमुलेशन का है। इसी तरह अगर उसका बिल्कुल है तो रिडेम्पशन का, ये सारे मेरे हमने ऑप्शन दिए होते हैं। हमने कोई उनका राइट खत्म कर दिया, वो साथ बैठे हुए बेचारे यहाँ पे थोड़ी बैठे हुए थे। अगर हमारी रेजोल्यूशन से अब हम कर तो सकते थे आर्टिकल में चेंज, लेकिन कानून ने रोक दिया, कहता ठहरो, वो जो जिस क्लास के राइट चेंज किए हैं, अगर वो क्लास भी 3/4 मेजोरिटी से आपकी रेजोल्यूशन की फेवर वोट देगी, फिर आप ये चेंज कर सकते हो, नहीं तो चेंज करने की इजाजत
नहीं, यानी कि अगर आर्टिकल्स को चेंज करना स्पेशल रेजोल्यूशन, किसी क्लास का कोई राइट इफेक्ट नहीं हुआ तो जो चेंज करना कर लो। लेकिन अगर किसी क्लास का राइट चेंज हुआ है तो इफेक्टेड क्लास अपनी मीटिंग बुलाए, और वो मीटिंग में अगर 3/4 मेजोरिटी से इसकी फेवर में वोट दे देती है तो बच्चे ये रेजोल्यूशन वैलिड हो जाएगी, अदरवाइज ये वैलिड नहीं हो। लेकिन अभी आधी बात हुई है, आधी बात जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। याद रखोगे, अभी स्टिल लोग कोर्ट में जा सकते हैं। अगर राइट में आर्टिकल में कोई चेंज हो रहा हो तो चाहे 3/4 मेजोरिटी से आपको इफेक्टेड क्लास के भी वोट मिल गए हो, स्टिल जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुई थी, रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर अभी भी जो लोग नाराज हो वो कोर्ट में जा सकते हैं। फिर कोर्ट दो बातों को देखेगा, है वो इंशाल्लाह कल हम देख लेंगे उसको। ले बेटा, ये सारी बातें यहाँ पे लिख रखी हैं। ले बेटा, कहता है एक कॉपी ऑफ, जारी बात है, जब भी आप आर्टिकल चेंज करना चाहें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। ऊपर का प्रोसेस देख लिया, अगर किसी के राइट इफेक्ट नहीं हो रहे तो आप क्या कर लें, उसको चेंज करके आर्टिकल 30 दिन के अंदर जमा करवा दो रजिस्ट्रार को। लेकिन अगर राइट इफेक्ट हुए तो इफेक्टेड क्लास की 3/4 मेजोरिटी हासिल करके फिर चेंज करके 30 दिन में जमा करवा दो रजिस्ट्रार को। आर्टिकल चेंज करने हैं ना, तो रजिस्ट्रार के पास भी तो पड़ा हुआ आपका पुराना आर्टिकल, वो पुराना ही रहेगा। अब नया भी तो चेंज हुआ हुआ तो जमा कराओगे, कब जमा कराओगे, चेंज होने के 30 डेज के अंदर। लो बेटा, कहता कुछ प्रोविजन ऐसी है जो मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों के लिए है। तो पहले तो मेरे बच्चे एक्ट ओवरराइड, ये जो अभी तक आपको बात लिख लिख कर बता रहा था, ये वाली बात अब वो लिख के आपको बता देगा। यहाँ पे किधर गया ये एक्ट ओवरराइड, कहता है एक्ट ओवरराइड करता है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ओवरराइड करता है आर्टिकल्स को, आर्टिकल ओवरराइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को, और कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरराइड करते हैं रेजोल्यूशंस को। तो ये हायरार्की यहाँ पे मेरे बच्चे उसने बता रखी है। आप हो सकता है पेपर में एमसीक्यूज में कहीं पूछ ले कौन किसको मेरे बच्चा ओवरराइड करता है। कहता है एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ, सबसे मेन डॉक्यूमेंट कौन सा बोला, एक्ट। कहता है कि एक्ट सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है कंपनीज के लिए, चाहे किसी और कानून में कोई बात लिखी हो इवन, उसके ऊपर भी कौन भारी होगा, एक्ट। मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, कॉन्ट्रैक्ट, रेजोल्यूशंस, इवन देन उसने अदर लॉज भी रख दिए जो मैंने अपने उसमें बना रखे। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक्ट, उसके बाद ये इवन देन अदर लॉज, उसके बाद मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, कॉन्ट्रैक्ट, रेजोल्यूशंस। याद रखो, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल टू बी गिवन टू मेंबर, पूछ सकता है पेपर के अंदर में बच्चे। अगर कोई मेंबर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी मांग रहा हो तो क्या देंगे, कहता बिल्कुल देंगे, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, तरीकाकार। पहले अप्लाई करेगा, अगर कोई मेंबर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की कॉपी चाहता हो, कंपनी को अप्लाई करेगा, सर मुझे कॉपी दे दो। जब अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के 14 दिन के अंदर कंपनी क्या करेगी, उसको आर्टिकल्स की कॉपी दे देगी। याद रखोगे मेरे बच्चों, उससे पहले अगर जारी बात है, जैसे हम वो रेगुलर क्लास में सिनेरियो बनाते थे। बेटा इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, कहता कि अगर आज ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है तो हमने क्या किया होगा, शुरू के अंदर इसका मेमोरेंडम भी बनाया होगा, इसके आर्टिकल भी बनाए होंगे। याद है सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम, जो साइन करते थे मेमोरेंडम के ऊपर, इसी तरह उन्होंने क्या करने होते हैं, साइन आर्टिकल्स के ऊपर भी वही साइन करते हैं, सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। इनके साइन से हमने क्या की, ये डॉक्यूमेंट बनाए और कंपनी को रजिस्ट्रार को जमा करवा दिया और कंपनी बन गई। जब कंपनी बन गई, कोई 6 महीने बाद, साल बाद, इस कंपनी ने नए शेयर इशू किए। जब ये शेयर इशू किए, कुछ और लोग हैं जो नए शेयर होल्डर बन गए हैं इस कंपनी के, एक तो मेंबर थे ना सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम, कुछ और लोग भी शेयर होल्डर बन गए। ये लोग ना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की बात नहीं मान रहे थे। हमने कहा कि भाई मेमोरेंडम आर्टिकल की बात मानो, कहते हम क्यों माने, हमने कौन सा उसके ऊपर साइन किए हुए, जिन्होंने साइन किया वो माने। तो यहाँ पे कानून ने वाजे कर दिया, कहते जब मेमोरेंडम और आर्टिकल किसी कंपनी के बन जाते हैं और कंपनी बन जाती है उस मेमोरेंडम आर्टिकल के मुताबिक, वो जितने भी मेंबर हो, चाहे वो सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम हो, चाहे उनके बाद आने वाले मेंबर, वो सब पर ऐसे अप्लाई होगा जैसे हर बंदे ने उसके ऊपर साइन किया हो। तो ये नहीं कहेगा मेरे कौन सा साइन है इसके ऊपर। ये तो ऐसे ही जैसे हमारे पाकिस्तान का आइन 1973 में बना था, 73 में बना था ना, कि 71 में, उस दिन उस वक्त हमने जंग जीती थी, 73 में बना था। अच्छा 1973 में बना हमारा आइन। अब उस वक्त तो हम पैदा भी नहीं हुए थे भैया, आप लोग तो काफी देर, मैं भी नहीं था उस वक्त, है? अब मैं कहूंगा मैं आइन की बात नहीं मानता, क्योंकि मैं कौन सा उस वक्त था जब ये आइन बना के आपने इम्प्लीमेंट किया था। कहते कि ये आइन सब पर, जब तक ये आइन है, सब पर ऐसे अप्लाई होगा जैसे हर बंदे ने इस पर साइन किया। इवन देन 26वीं तरमीम भी चाहे हो जाए, ये सिर्फ हुकूमत ने साइन नहीं किए, चोर हुकूमत ने, हम सब ने साइन किए हैं। नहीं बेटा, मनी पेबल टू डेट, एक चीज मेरे बच्चे देखो, याद है जब हम मेमोरेंडम बना रहे होते थे
जब मेमोरेंडम के अंदर ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज की बारी आई थी, तो मैंने आपको कहा था कि चलो भैया सारे लोग इरादे लिखवाओ। पहले तो लिखा था ना, इस कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख रुपया, उसको हमने 10-10 रुपए के 10,000 शेयर में डिवाइड कर दिया है। साथ ही मैंने आपको कहा था चलो भाई जो बंदा आप इसका बनना चाहता है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, इरादे लिखवाओ, कौन कितने शेयर लेगा, वो लिस्ट लिखनी शुरू कर दी मैंने। कुछ लोग उठ के चले गए थे, प्रमोटर रहे, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम नहीं बने। इन लोगों ने सबने इरादे लिखा दी, किसी ने लिख दिया 100 शेयर, किसी ने लिख दिया 1000 शेयर, किसी ने जो भी है, उसके आगे हमने मल्टीप्लाई करके नॉमिनल वैल्यू से अमाउंट भी निकाल के रख ली। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेशन के बाद अब ये जिन लोगों ने शेयर लेने का वादा किया था, अब ये कंपनी का उन लोगों पे उधार है। इन लोगों ने ये पैसे ऐसे पे करने हैं कंपनी को जैसे वो कंपनी के मकरूज हैं, ये देनदार हैं कंपनी के। अब वो पैसे पे करने हैं कंपनी को, कंपनी के अकाउंट में जाने चाहिए, इनके अकाउंट से उठ के। याद रखोगे? तो जो ये मनी पेबल टू बी डेट, उसके बाद शेयर कैंसिलेशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ये मेरे बच्चे पहले हुआ करता था, अब नहीं है। यार ये थोड़ा सा मैं पुरानी चीज उठा लिया आज। ले बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यही है ना। इसके बाद इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन इन मेमोरेंडम आर आर्टिकल्स। बेटा अज्यूम कर लो ये थे हमारे मेमोरेंडम या आर्टिकल्स। कहते हैं मेमोरेंडम या आर्टिकल में कभी आप ऐसा चेंज करें, हम ऐसी तब्दीली कर दें मेमोरेंडम या आर्टिकल में, चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन से ही होनी स्पेशल रेजोल्यूशन से। हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की और आर्टिकल में कुछ ऐसा चेंज कर दिया या मेमोरेंडम में जिसमें हमने कहा कि हमारी कंपनी के जो करंट शेयर होल्डर हैं मजीद 1,000 और शेयर लें हमारी कंपनी के। या अगर ये गारंटी लिमिटेड है, ये गारंटी लिमिटेड कंपनी है, जिन लोगों ने पहले 50-50 हजार की गारंटी दे रखी है पहले ही, अब वो 20-20 हजार की और गारंटी दें। कहता है कि अगर आप मेमोरेंडम या आर्टिकल में कुछ ऐसी रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर लें जिससे आप मेंबर्स को मजीद शेयर लेने के लिए कायल कर रहे हो कि और शेयर दें, खरीदें, या गारंटी है तो और गारंटी दें, कहता है ये रेजोल्यूशन सिर्फ उन मेंबर्स पर अप्लाई होगी। यानी कि देखो ऊपर उसने पहले पढ़ाया था, मेमोरेंडम में जो कुछ है, आर्टिकल में जो कुछ है, वो सब पर अप्लाई हो, फाई एक चीज के, और वो ये वाली है। अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल में चेंज करके कोई ऐसी चीज ऐड कर देते हो जिसमें मेंबर्स को मजीद शेयर लेने के लिए कहो या मजीद गारंटी देने के लिए कहो, ये मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखी हुई बात सिर्फ उन शेयर होल्डर पर अप्लाई होगी जो लिखकर कंपनी से वादा कर लेंगे कि हम इस बात की पासदारी करेंगे। सिर्फ वही फिर लायबल होंगे खरीदने के लिए या गारंटी मजीद देने के लिए, बाकियों पर अप्लाई नहीं होगी। और ये लिखकर कब वादा करेंगे, उनको देंगे, ये रेजोल्यूशन पास होने से पहले भी दे सकते हैं, पहले अभी रेजोल्यूशन आ रही है, वो कहेंगे हम ले आए रेजोल्यूशन, हम लिख कर दे रहे हैं, हम खरीदेंगे शेयर मजीद, हम देंगे मजीद गारंटी। या रेजोल्यूशन पास होने के बाद वो दे देते हैं लिखकर, लेकिन जो नहीं दे रहे लिखकर उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी। ये याद रखने में पूछेगा पेपर के अंदर, मेमोरेंडम और आर्टिकल की वो बात बताओ जो मेंबर पर अप्लाई नहीं होती, ऐसा चेंज बताओ जो मेंबर पर अप्लाई नहीं होता। ये जो मेरे बच्चे उनकी लाइबिलिटी बढ़ा देते हो, ये उन पर अप्लाई नहीं होगा। कहता है अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, अब ये बात भी जरा देखिएगा। आज एक मेंबर ने कंपनी को अप्लाई किया कि सर मुझे मेमोरेंडम या आर्टिकल की कॉपी दे दो, कॉपी के लिए अप्लाई कर दिया। आज क्या तारीख थी बोला, 10 फरवरी को। कंपनी ने कितने दिनों में मेरे बच्चे ये कॉपी देनी है उसको, 24 फरवरी तक, ऐसे मेरे बच्चे 14 डेज के अंदर अंदर उसको कॉपी देंगे। अज्यूम कर लो 18 फरवरी को कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मेमोरेंडम या आर्टिकल्स के अंदर कोई चेंज किया है, तो कहता है कि जिस दिन चेंज होगा, चेंज के बाद जो भी मेमोरेंडम या आर्टिकल की कॉपी कंपनी किसी को देगी उसमें वो चेंज लाजमी आना चाहिए। अगर चाहे इसने अप्लाई पहले कर रखा था, अगर तो मान लो कि इस रेजोल्यूशन पास होने से पहले पहले इसको दे देते, 14 दिन के अंदर देना था आपने उसको, मान लो कि आपने आपने 17 को उसको दे दी थी कॉपी, इट्स ओके। लेकिन जब रेजोल्यूशन पास होगी 18 को भी कॉपी नहीं दी हुई थी मेमोरेंडम आर्टिकल, चाहे उसने पहले अप्लाई किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो उसको कॉपी मिलेगी वो अपडेटेड मिलेगी, यानी कि ये जो चेंज है उसके अंदर जो मेमोरेंडम आर्टिकल में नजर आना चाहिए। याद रखोगे? ये मेरे छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको पता है ये अहम होती, ये रट्टा है, अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर किस फॉर्म के तहत उसके आर्टिकल और मेमोरेंडम रजिस्टर करवाए जाते हैं, तो टेबल ए, टेबल बी, बाकी सी डी ई एफ, एफ का पहले भी जिक्र आया था आपको याद है, एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट में। तो ये मेरे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा।